दर्शकों के सवाल लेने हैं और भी आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए आपको गाइड करना है। और इसके लिए मेरे साथ और दो मेहमान अब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और हमारे साथ जुड़ेंगे क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों के हम सवाल लें उससे पहले हर्ष और कीर्तन, एक चीज़ पर मुझे बात करनी है और मौजूदा हालात को देखते हुए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि आप जब भी एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं, बॉटम लाइन या थंब रूल तो यही कहता है कि अपने लक्ष्यों को देखकर, अपने लक्ष्यों को आंक कर समझ कर आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए और उस तरह से आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन जिस तरह का हाल हमें बाजार में फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्या जरूरी हो गया है कि जीवन के आपके सबसे अहम आर्थिक लक्ष्य को रिव्यू करने की जरूरत है? हर्ष, शुरुआत आपसे करूंगी। वेल कविता, रिव्यू जब जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको आप रिव्यू कब कब करेंगे, तो आपको माइलस्टोन्स बनाने होंगे। एक है कि टाइम रिलेटेड, कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया और फिर आप सोचते हैं कि मैं हर एक साल में उसे रिव्यू करूंगा। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज नहीं भी होते हैं तो मैं उसे हर एक साल में या 2 साल में रिव्यू करूंगा। दूसरा माइलस्टोन आप बनाते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई चेंजेस होते हैं, आप सिंगल थे, आपकी शादी हो गई, या आपके कोई नया मेहमान घर में आया है, आपके कोई बच्चा हुआ है, तो आप फिर से एक रिव्यू करेंगे। और तीसरा होता है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो मार्केट का हाल है या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती हैं, उनमें अगर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी असर हुआ है, मेजर असर हुआ है, तब आप रिव्यू करेंगे। सो अभी के सिचुएशन में अगर हम देखें, जो आप करंट सिचुएशन का नाम लेके बात कर रहे हैं, वो ये है कि मार्केट जो, अगर हम ये साल में देखें, करीबन 10 से 15% टूट चुका है। स्मॉल कैप्स वगैरह और ज्यादा टूटे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो यस, आप कर सकते हैं। रिव्यू आप किस चीज के लिए करेंगे? आपके गोल्स देखिए चेंज नहीं हुआ है। आपका क्या चेंज हुआ है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से एक शार्प ड्रॉप हुआ है आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में। हो सकता है डेट में भी आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप। तो आप क्या करेंगे? आप एक एसेट एलोकेशन के नजरिए से करेंगे कि आपको एसेट्स अगर रीबैलेंस करने हैं तो शायद ये मौका है जब आप रिव्यू कर सकते हैं। गोल्स चेंज नहीं हुए हैं तो गोल्स को चेंज मत करिए, मतलब उसको वो टाइमिंग चेंज नहीं कर दे। उसको बरकरार रखें और एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग के हिसाब से अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो यस, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। कीर्तन, अहम लक्ष्य, क्योंकि यहाँ पर महंगाई एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिस पर हमें बात करनी है। लगातार हम देख ही रहे हैं कि अखबार हो या चैनल्स हो, सभी जगह महंगाई का तो जिक्र हो ही रहा है। वो लक्ष्य जिन पर महंगाई का असर तुरंत पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको कोई घर खरीदना है, रिटायरमेंट का लक्ष्य अगर दूर है तो फिर भी महंगाई को तो आपको काउंटिंग करना चाहिए, लेकिन वो इमीडिएट कंसर्न आपके लिए नहीं होगा। आप अपनी निवेश राशि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन जैसे जो गोल्स हैं उनको किस तरह से रिव्यू किया जाए? एक्शन पॉइंट क्या होगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेम्पररी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में, उसे थोड़ा-सा नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये शायद टेम्पररी है नेचर में। अगर आप इसे एवरेज देखें पिछले 3 साल, 5 सालों का, या आने वाले 3 या 5 सालों में, तो आज की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन 15% दिख रही है, वो उतनी इम्पैक्टफुल शायद मेरे हिसाब से आपके आपके पोर्टफोलियो पे या गोल पे नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। तो 15% देखकर कैरी अवे ना हो जाइए। अभी बात रही, अगर हम लंबे लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आज से 5 साल, 10 साल या 15 साल गोल दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ट्वीक करने की ज़रूरत है। ऑफ़ कोर्स, आप जब निवेश कर रहे हैं, और निवेश करने के 2 मेजर रीज़न्स हैं मेरे हिसाब से, या तो आपको आपके गोल को रीच करना है या इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी में जब तक आप ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे, इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँगे। ऑफ़ कोर्स, लार्जली आपको आपका एसेट एलोकेशन फ़ॉलो करना है, पर अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको इक्विटी में ही मिलेंगे। तो अगर लंबे समय का लक्ष्य है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टेंशन लेकर उसे ट्वीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एसेट एलोकेशन फ़ॉलो करते रहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन से ही ज़्यादा रिटर्न निकलेंगे। मार्केट टाइमिंग से मेरे हिसाब से रिटर्न निकालना काफ़ी मुश्किल है, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाएँगे। पर हाँ, अगर आपका लक्ष्य काफ़ी नज़दीक है, मान लीजिए 1 या 2 साल दूर है आप, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं कि जितना आप अपने लक्ष्य के नज़दीक आ जाते हैं, उतना एलोकेशन आप वॉलेटाइल एसेट से इक्विटी जैसे
कम कर कर आप ज़्यादा फिक्स्ड इनकम एसेट एलोकेशन में, फिक्स्ड इनकम में बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जितने आपके गोल के नज़दीक जाएँगे, आपको आपकी पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका लक्ष्य दूर है 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो एसेट एलोकेशन फ़ॉलो कीजिए। ज़्यादा बहुत पोर्टफोलियो में चेंजेज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मेजर चेंज स्कीम में या उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं हुआ है। और अगर आपका पोर्टफोलियो नज़दीक है या आपका लक्ष्य नज़दीक है, तो थोड़ा-सा एलोकेशन इक्विटी में कम करके उसे धीरे-धीरे डेट में मूव करने लगिए, क्योंकि आपका जितना लक्ष्य नज़दीक आएगा, आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत खूब। लेकिन इस तरह की बातें हम आगे भी रखेंगे जारी। वक्त हो गया है फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद तो सीधा हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और महंगाई और उनके पोर्टफोलियो, उनके आर्थिक लक्ष्यों की प्लानिंग करेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपको बता देते हैं जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। एक व्हाट्सएप नंबर है और 9619873567। इस नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चाहे तो सवाल का एक वीडियो भी शूट कर सकते हैं और वो वीडियो इस नंबर पर आप अपलोड कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो जागरूक, समझदार और काबिल। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है। जाके ग्रोसरी लेने में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मैं ऑनलाइन प्रेफरेंस ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है, काफी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। हार्डली किसी चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि फिजिकली हमें कुछ देखना है, काफी इजी हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग घर में बैठे बैठे सब चीज ऑर्डर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है परचेजेस का। हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है एंड वी कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, जो कि हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। कीर्तन शाह, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं और अब सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। राहुल जयप्रकाश साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राहुल जी नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, अहमदनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे टैक्स के रिगार्डिंग एनपीएस के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैं वैसे तो 2004 के पहले का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे पुरानी पेंशन मिलने वाली है आजीवन। लेकिन टैक्स के हिसाब से मुझे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके 50,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो मैं लेना चाहता हूँ।
लेकिन जब मैं एनपीएस अकाउंट ओपन करूंगा तो मुझे 2 पेंशन मिलेगी, पुराने वाले तो कंटिन्यू मुझे मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके वो भी पेंशन मुझे मिल सकती है। तो क्या मैं दोनों पेंशन ले सकता हूँ या फिर एनपीएस का अकाउंट मैं अपने बीवी के नाम पे ओपन करके उसका बेनिफिट मुझे टैक्स में मिल सकता है? राहुल जयप्रकाश जी, आपने जो सवाल हमें भेजा है ना, वो तो आपके फंड से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता नहीं कि आपने हमें अपना एनपीएस का सवाल भेजा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपना एनपीएस का सवाल हमें दोबारा भेजें। फिलहाल जो जानकारी हर्ष के पास है, हर्ष आप देख सकते होंगे इनके पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। 3 साल से ये जो है निवेश कर रहे हैं, 3.5 लाख कह रहे हैं कि जमा कर चुके हैं, और अब जो है इन्हें ये जैसा बताया इन्होंने सुकन्या समृद्धि में भी ये निवेश कर रहे हैं। पीएफ में 6,000 रुपए का इनका जो है वो निवेश है। खैर, इनका टारगेट है 1.5 करोड़ रुपए 18 साल में। बताएं। कविता, इनका सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि जो इनका पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कर देते हैं और एनपीएस के बारे में जो जानना चाहते हैं हम कोशिश करके उन्हें उसकी भी जवाब दे देंगे। आप जहां तक राहुल जी आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4,500 रुपए आपका म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में जा रहा है और बाकी करीबन 9,000 रुपए आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि मिला के कर रहे हैं। तो अगर मैं सुकन्या समृद्धि को इंक्लूड नहीं करूं आपके कैलकुलेशन में, तो 18 साल बाद जो आप इकट्ठा कर पाएंगे वो डेफिनेटली 1.5 करोड़ रुपए नहीं होगा, लेकिन करीबन 90 लाख टू 1 करोड़ के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं, अगर हम ये सिर्फ आपका पीपीएफ का हर महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल फंड का लेते हैं। और ये इक्विटी का जो रिटर्न है हम करीबन 14% से अज्यूम करते हैं कि आगे जाते हुए आपको एसआईपी रिटर्न अगर मिलता है तो ये रकम आपकी राशि इकट्ठा हो जाएगी। आपने ये सवाल क्लियरली पूछा था कि आप एल&टी मिड कैप फंड से खुश नहीं है, तो यस, ये फंड अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है, तो अगर आप चेंज करना चाहें तो बेझिझक चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करें तो इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे सकता हूं। एक है कि अगर आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहते हैं, तो एक्टिवली मैनेज फंड क्या होगा कि फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के बेसिस पे एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं मिड कैप सेगमेंट में से, और पैसिवली मैनेज फंड ये हो गया कि वो जो 150 कंपनियां मिड कैप इंडेक्स फंड में आती है आप वैसे क्या वैसा ले रहे हैं, तो आपको आगे जाते हुए ये नहीं होगा कि क्या आपका फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं, ये सिंपल होगा इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है वो आपको मिलेगा। सो ये चॉइस आपकी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड लेना चाह रहे हैं तो पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हैं एल&टी मिड कैप की जगह पे, और अगर पैसिव मैनेज फंड जाना चाहते हैं जो इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड है, तो आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप इंडेक्स फंड जो एक पैसिव स्ट्रैटेजी है, जो इंडेक्स का रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो पे हो गया। कविता, मैं इनके एनपीएस के बारे में बता दूं, ये 2004 के पहले के एम्प्लॉई हैं, तो यस आपको डिफाइंड बेनिफिट पेंशन है, जहां पे आपकी जो भी लास्ट राउंड सैलरी होगी उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको पेंशन आने लग जाएगी। अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, तो आपको सेक्शन 80 CCD 1B में उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा 50,000 तक का, और पेंशन जो आपको उस पे आएगी 60 साल की उम्र के बाद में, वो आप एंटाइटल्ड हैं, तो आप दोनों जगह से पेंशन ले सकते हैं। ये आपकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो सरकार की है, तो आपकी सरकार एम्प्लॉयर का डिडक्शन होकर आपका एनपीएस में नहीं जाएगा, तो ये आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यस, आप दोनों जगह से पेंशन ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पे एक पेंशन प्लान नहीं ले सकते और उससे पेंशन नहीं आएगा आपको। आप अपनी बीवी के नाम पे जो लेने की बात कर रहे थे, अगर आप वैसा करते हैं तो उनके नाम पे पेंशन आएगी, लेकिन टैक्स बेनिफिट जो है वो भी उनको ही मिलेगा। तो आपको अगर टैक्स बेनिफिट आपकी सैलरी पे लेना है तो आपको खुद के अकाउंट खोलना होगा और 80 CCD 1B के अंदर में आप 50,000 जमा करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक आनंद खुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मैडम, गुड नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं झांसी से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आनंद जी? मैं मैडम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? हाँ, झांसी में। मैं नवोदय विद्यालय में ही टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर। मैं देख सकती हूँ आपने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और एमए मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखा है। सर कब से कर रहे हैं इसमें निवेश? मैडम पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, और मैंने एसबीआई स्मॉल कैप में 10,000 और मेरे मिड कैप में 5,000 और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में 5,000। 1 साल से कर रहे हैं निवेश, कहा आपने ना? हाँ, 1 साल से कर रहे हैं मैडम। हाँ, तो किसके कहने पे शुरू किया?
मैडम थोड़ा सा चैनल देखा आपका और उसी से शुरू किया था अपने से। और आपने ये भी सुना होगा, हम कहते हैं कि लक्ष्य बांधने चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, तो क्या बांधा है अपना लक्ष्य? मैडम मुझे रिटायरमेंट के बाद 5 करोड़ रुपए चाहिए। रिटायरमेंट के लिए कितना समय है सर? अभी मुझे 24 ईयर्स है। चलिए, बहुत बढ़िया। निवेश को बढ़ा पाएंगे? हाँ, 20,000 है मैडम, हर साल 10% बढ़ा सकते हैं। और राइट, कीर्तन बताएं क्या रणनीति हो? आनंद जी, सबसे पहले तो अगर आपके रिटायरमेंट को आज से 24 साल है, तो रफली अगर आप 20,000 रुपया हर महीना निवेश कर रहे हैं तो 12% के रिटर्न के अजम्पशन से आप तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे। तो आपका जो 5 करोड़ का लक्ष्य है उसके लिए आज की आपकी एसआईपी मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। तो अब आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो या अगर जैसे आपने कहा कि आप एसआईपी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, तो एक आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता हूँ जिस बेसिस पे आप शायद 5 करोड़ पहुँच पाएंगे। तो आपको स्टेप अप एसआईपी करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा सा हर साल एसआईपीज़ बढ़ा सकते हैं। तो आज अगर आपकी एसआईपी 20,000 रुपये है, तो हर साल से आप अपनी एसआईपी 6,000 रुपये से बढ़ा दीजिए। तो अगले साल 26,000 कर दीजिए, उसके बाद वाले साल 32,000 कर दीजिए। ऐसे अगर 6,000 रुपये से आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे हर साल, तो आप 20 सालों में तकरीबन 4.9 करोड़ 5 करोड़ तक की आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपको 5 करोड़ रुपए पहुँचना है तो। आपके पोर्टफोलियो पे अगर बात करूँ तो आनंद जी, 3 फंड्स है आपके पास, उसमें से एक फंड पुराना है जो एसबीआई वाला है, पर जो एक्सिस और मिराई वाला फंड है ये दोनों काफ़ी नए फंड्स हैं। एक्सिस वाला फंड आई थिंक 3-4 साल से है और मिराई वाला फंड 1 साल से, जबकि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं मार्केट में इसी स्पेस में जिनकी काफ़ी हिस्ट्री है और काफ़ी मार्केट साइकिल्स इन्होंने देखी हुई है इन फंड्स ने। तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूं तो काफ़ी ऑप्शंस है इस स्पेस में। अगर आप मेरा एसेट मिड कैप को रिप्लेस करना चाहे या एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को रिप्लेस करना चाहे, तो अगर आप मेरा एसेट को रिप्लेस करना चाहे तो आप कोटक इमर्जिंग में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिप्लेस करना चाहे तो आप मेरा इमर्जिंग में पैसा लगा सकते हैं। उसमें एक थोड़ा सा कैविएट है कि मेरा इमर्जिंग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पैसा लेता है, बट ये दोनों के फंड मैनेजर्स काफ़ी सालों से सिस्टम में हैं। तो अगर सिर्फ फंड मैनेजर के बेसिस पे अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, पर अगली बार ध्यान रखिएगा कि नए फंड्स जिनकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है अवेलेबल मार्केट में, उसमें थोड़ा सा निवेश ना करें। तो जैसे मैंने आपको कहा 20,000 प्लस 6,000 हर साल आप करेंगे तो 20 साल में आप अपना लक्ष्य पहुंच जाएंगे। और आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तीनों फंड्स में मिलाकर। तो आई होप आपको मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करने का रिस्क और उससे जुड़ी वॉलेटिलिटी के बारे में अंदाज़ा है। अगर है तो आप ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आनंद जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं कीर्तन को? हेलो। हाँ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप कीर्तन को? हाँ मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था, अगर इनके लार्ज कैप में है तो ये मेरे लार्ज कैप को सलाह दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या था कि जो मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है मैडम, तो उसके जो फंड मैनेजर है अंकित जैन और वो सुराना जी दोनों ही थे, लेकिन अब जो मिड कैप के फंड मैनेजर है अंकित जैन है, तो मुझे लगा कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया था मेरे मिड कैप को। कीर्तन, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे कोई ऐसे दर्शक ने फंड मैनेजर के दम पर कोई फंड खरीदा हो, उन्हें ट्रैक किया हो, अगर उनके नाम से नहीं खरीदा हो तो, और इतनी जानकारी ये रखते आए हैं। क्या कहेंगे उनको मिड कैप फंड के लिए? नहीं, मैं खुद भी प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ कि नहीं का अंदाजा है। पर इसमें होता क्या है ना, देखिए हर स्कीम की ऑब्जेक्टिव काफ़ी अलग होती है। तो आपने किसी एक फंड मैनेजर को किसी एक दूसरी स्कीम को हैंडल करते हुए दिखा है, उस स्कीम की ऑब्जेक्टिव शायद आपकी वाली जो स्कीम में ये फंड मैनेजर है, उन दोनों फंड्स की स्कीम की ऑब्जेक्टिव काफ़ी अलग अलग हो सकती है। तो फंड मैनेजर, जैसे मैंने भी कहा मेरे सवाल में कि फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे दोनों स्कीम्स के, उस डिस्कशन में या उस पैरामीटर पे तो डेफिनेटली ये दोनों फंड्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ऑब्जेक्टिव स्कीम की अलग अलग है तो ज़रूरी नहीं है कि फंड मैनेजर ने जो दूसरी ऑब्जेक्टिव वाली स्कीम में
परफॉर्मेंस दिखाया था वो शायद वो यहाँ पर रेप्लिकेट कर पाए। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों फंड मैनेजर्स काफ़ी अच्छे हैं और उस नज़रिए से तो दोनों फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का मैं सवाल लेना चाहती हूँ, सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, गुड इवनिंग सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? मैम मैं 10 साल का वो है मेरा, तो मेरी जो बेटी की शादी है वो 10 साल बाद है, तो मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स भी डाले हुए हैं। इनमें आप कब से निवेश कर रहे हैं? इसे मैं दिसंबर से कर रहा हूँ, 2021 दिसंबर से कर रहा हूँ मैं निवेश। 2021 दिसंबर से ही कर रहे हैं ना? दिसंबर। ठीक है, तो 11,000 रुपए की आपकी निवेश राशि है, आपको चाहिए 50 लाख रुपए 10 साल में। हर्ष, फंड्स में कोई बदलाव और निवेश राशि में कोई बढ़ोतरी? जी हाँ कविता, अगर हम कैलकुलेशंस देखते हैं और अग्रेसिव स्टैंड भी लेते हैं कि 10 साल का टाइम होराइजन है और उसमें मान लीजिए कि अगर हम 14% भी अज्यूम करते हैं कि भाई आगे जाते हुए इन्हें रिटर्न मिले, तो 11,000 रुपए से करीबन 27-28 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। दैट इज जब हम अज्यूम कर रहे हैं 14%, तो ये राशि आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर उससे कम आता है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको ऑलमोस्ट डबल करना होगा या डबल से थोड़ा ज्यादा करना होगा, तब जाके आपका टारगेट पूरा होगा। नेवरदलेस हम ये कहते हैं हमेशा कि जितना आप कर सकें उतना भी करें। जैसे जैसे बढ़ा पाएंगे आप अपनी एसआईपी बढ़ाइए। कभी कोई लमसम बीच में आपको कोई विंडफॉल गेन्स आ जाता है, कोई बोनस ऐसा कुछ आता है, तो वो आप इसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं। आपको गैप पता है कितना है, अब गैप पता है तो जब भी कोई सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें ताकि वो गैप आप कम करते रहें। 50 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप जितना पास में आ सके उतना बेटर होगा आपके लिए। पोर्टफोलियो में यस, स्कीम्स अगर इंडिपेंडेंटली हम देखें, जो सारी स्कीम्स अपने आप में देखें, उनमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आपको निकालने की जरूरत है। लेकिन 6 स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 11,000 रुपए, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन जो आपका पर्पस होता है ना, आप इतनी सारी स्कीम्स लेते क्यों हैं? ये सोच के लेते हैं कि भाई अलग अलग फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिलेगी, अलग कैटेगरी में आप डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल फायदा आपको नहीं मिलता। 11,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करें, 3 स्कीम बहुत ज्यादा होती है। आई थिंक 2 या 3 स्कीम से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में 6 स्कीम्स को मैं थोड़ा कंसोलिडेट कर देता हूँ और आप इन्हीं 3 में आगे भी जाके इन्वेस्ट करें, और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स उसके अलावा रहेंगी, ये 3 के अलावा रहेंगी, उनमें से आप रिडीम करके इसी में कंसोलिडेट कर लीजिएगा। तो आगे जाते हुए आपके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगी, सहूलियत होगी सबको मेंटेन करना और फॉलो करना। तो 3 स्कीम जो आपके पोर्टफोलियो में आपको रिटेन करनी, वो है कैनरा रोबेको लार्ज कैप, उसमें आप 3,000 रुपए अभी निवेश करेंगे, पहले आप 2 कर रहे हैं तो अभी उसकी जगह 3 कर दीजिए। एक्सिस मिड कैप, जिसमें आप आज की तारीख में 2,000 कर रहे हैं, उसको भी 3,000 कर दीजिए। और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में 5,000 कर दीजिए, जहां पे आप आज की तारीख में 2,000 कर रहे हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेट पोर्टफोलियो हो जाएगा। 10 साल का टाइम होराइजन है, तो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट भी मैंने पोर्टफोलियो में रखा है। अग्रेसिव अजम्पशंस के बाद भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा। ऑलराइट, अगला सवाल हम लेंगे ट्विटर से। हमारे दर्शक मनोज ने अपना सवाल हमें भेजा है। 23,000 रुपए की ये एसआईपी कर रहे हैं। कीर्तन, सवाल आपके पास होगा, जहां पर फंड्स के नाम भी हैं आपके पास, और अब इनको चाहिए 10 साल में 1 करोड़ रुपए, और करंट पोर्टफोलियो जो इनकी वैल्यू है ये बता रहे हैं लगभग 15 लाख रुपए की है। फंड सिलेक्शन करोड़पति बनने के लिहाज से कैसा है? आई थिंक सबसे पहले तो अगर उनके पास ऑलरेडी 15 लाख अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है और 23,000 रुपये की और एसआईपी कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए आराम से बन जाएंगे। तो उनको उस लेवल पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो जितना पैसा ज़्यादा डालेंगे उतना कॉर्पस 1 करोड़ से ज़्यादा बनेगा, पर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं अगर 1 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। अब अगर फंड्स की बात करें तो फंड्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, पर 2 लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मनोज जी थोड़ा सा डीप डाइव करें तो पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर बन सकता है। सबसे पहले तो 2 फंड्स हैं जो एएमसी ओवरलैप हो रहा है, और एक फंड है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी कैटेगरी से ओवरलैप हो रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे हर्ष ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम बहुत सारे फंड्स में पैसा डाल देते ये सोचकर कि डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, पर हम जितने ज़्यादा फंड्स में पैसे डालते हैं उतना कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मेरे हिसाब से बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। तो आप एक लेवल पे एएमसी पे डाइवर्सिफिकेशन करें तो अलग अलग फंड मैनेजर्स या अलग अलग थॉट प्रोसेसेस में डाइवर्सिफाई
करने मिलेगा आपको पोर्टफोलियो को। पर एट द सेम टाइम एक ही कैटेगरी में अगर आप पैसा डालेंगे विदाउट चेकिंग के दूसरी कैटेगरी से क्या ओवरलैप हो रहा है, तो ये बहुत कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पोर्टफोलियो में से उन्हें एसबीआई फ्लेक्सी कैप और एसबीआई फ्लेक्सी कैप में वो जितना पैसा डाल रहे हैं उसे कम करके उतना ही पैसा स्प्लिट कर देना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग में। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना उनको अगर कुछ और जानकारी आपसे चाहिए होती तो वो ले सकते थे, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि वो अपने सवाल को नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं और क्या हमारे साथ फोन लाइन पे सुदर्शन साहब हैं? जी मैडम, सुदर्शन बोल रहा हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैडम मैं अंबाला हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और पिछले 12 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। वाह। लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, जो भी ब्रोकर बोलते थे मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता था। तो फिर 12 साल आपने लगातार ऐसे ही किया सर कि 12 साल में अपनी नॉलेज बढ़ाई? ये तो शुरुआती फेज होगा ना जब हाँ, आपने... नहीं, मैं लगातार आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहले सीएनबीसी आवाज पे भी आपका प्रोग्राम देख रहा था, अब यहाँ पे भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के और उम्मीद करती हूँ कि आपने अब न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद समझा होगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी जागरूकता फैलाई होगी सर। जी मैम, थैंक यू। बताएं। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 3 साल पहले, कोई 3 या 3.5 साल पहले क्रेडिट रिस्क फंड, कोटक का क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज लगाया हुआ है। अच्छा। जिसको 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब उसका एनएवी डाउन हो रहा है। मेरे को अभी पैसे की इसकी जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा था कि रिटायरमेंट पे इसको पैसे को मैं यूज करूंगा। ठीक है। अभी मेरे रिटायरमेंट में 5 साल हैं। 5 साल हैं जी। तो मैडम मैं इसको क्या अभी प्लानिंग करूं, इसको निकाल लूं, ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं इसको? पैसों की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन देखिए क्योंकि ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, आपने क्या सोचकर लगाया क्रेडिट रिस्क फंड में? उस टाइम तो जैसे ब्रोकर ने या मेरे पास जो कोटक एएमसी के मेंबर आए थे, उन्होंने कहा कि आपको जो आपका पीएफ में पैसा प्रोविडेंट फंड में लगाते थे उससे 1% या 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उन्होंने मेरे को ये बोल के उस टाइम पैसा हमारा लगवाया गया। चलिए, हम न सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि आपको ये भी समझाएंगे कि आपका फैसला किस तरह से गलत है या आगे के लिए कैसे आपको संभल कर और सोच समझकर जो है निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए आखिर में तो मेहनत की कमाई की ही हम बात कर रहे हैं ना। जिन्होंने भी आपको ये समझाइश दी होगी कि 1% 2% ज़्यादा रिटर्न के लिए आप फंड में पैसे लगा दीजिए, उन्होंने क्या सोचकर आपको ये समझाइश दी है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, उसको आप माने या ना माने ये तो आपके हाथ में है, और ये आप तभी ही सही तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास सही जानकारी होगी, सही जागरूकता होगी। तो चलिए, देर नहीं हुई है, आपने सही समय पर हमें अप्रोच किया, अपना सवाल हमें भेजा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान होने से हम बचाएंगे। और हर्ष, अब आप ही बताएं इनको क्या सोल्यूशन ठीक बैठेगा इनके लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ क्रेडिट रिस्क फंड के लिहाज से समझाइश पहले दे दी जाए। एब्सोल्युटली राइट। सुदर्शन जी, आपने जो क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट किया है उसका मैंडेट क्या है? सेबी क्या उसका मैंडेट डिफाइन किया है, वो आप पहले समझ जाएंगे तो शायद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस टाइप के फंड में रहना है कि नहीं है। कभी भी कोई कंपनी या बॉन्ड्स इशू करती है, उनकी क्रेडिट रेटिंग होती है कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग देती है। AAA हो गया सबसे सेफ माना जाता है, AA और फिर ऐसे सिंगल ए और ऐसे करके एक हिराकी बनाई गई है। सो क्रेडिट रिस्क फंड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो लोअर रेटेड पेपर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जैसे नाम भी यही कहता है क्रेडिट रिस्क। सो उसमें आपके जो लोअर रेटेड पेपर्स हैं उसमें निवेश किया जाता है। जो सेबी का मैंडेट है क्रेडिट रिस्क फंड के लिए वो ये है कि मिनिमम 65% ऑफ द कॉर्पस इन्वेस्ट होना है AA एंड बिलो रेटेड पेपर्स में। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट गया है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में गया है जहां पे रेटिंग्स कम है। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट लोग करते क्यों हैं? वो ये देखते हैं जितनी रेटिंग लो होती है उतना ही उसमें से रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि लो रेटेड पेपर्स हैं तो उन्हें कूपन रेट भी हायर देना पड़ता है मार्केट से, अगर AAA रेटेड के कंपैरिजन में। तो जब वो हायर रिटर्न दे रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब ये आपको समझ जाना है कि उसमें थोड़ा तो कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा है। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि आपने लो रेटेड पेपर्स के स्कीम में इन्वेस्ट किया है।
अब आपको ये सोचना है कि क्या आपका उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना है एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग मोर रिस्क। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो आप कंटिन्यू करिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, जितना मैंने समझा आपको बताया गया कि जो आप प्रोविडेंट फंड में कर रहे हैं उससे 1-2% ज्यादा मिलेगा, तो बहुत ही गलत रिप्रेजेंटेशन है और वो कंपेरेबल नहीं है। प्रोविडेंट फंड एक ऑलमोस्ट सॉवरेन गारंटी वाला प्रोडक्ट है जिसमें आपको फिक्स्ड टैक्स फ्री इनकम मिलती है। सो ये रिप्रेजेंटेशन गलत था। अब क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये समझ के इसमें इन्वेस्ट किया, तो मैं सीधा अपनी सलाह पे आ जाता हूँ। मैं नहीं सलाह कर दूंगा कि आप इस ऐसी टाइप की स्कीम में कंटिन्यू करें। अभी जो आप एनएवी गिरने की बात की है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग जो लो रेटेड पेपर्स है उसकी वजह से एनएवी गिर रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिसेंटली बढ़ाए गए हैं, तो एनएवी पे नेगेटिव असर आया है। तो ये आप शायद AAA रेटेड पेपर्स में लेते या AA में लेते, एनएवी का असर आया है। हो सकता है क्रेडिट रिस्क पे एनएवी का असर ज्यादा आया है आपके फंड पे। तो यस, अभी भी मौका है कि आप इसमें से निकल जाएं। और ये पैसे आप कहाँ निवेश करें, ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी एक एडवाइजर से, अच्छे एडवाइजर से मिले। कारण ये है, आपके 5 साल है रिटायरमेंट के लिए। अभी आप इन पैसों के साथ ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो एक सोची समझी तरीके से प्लान बनाया हुआ नहीं हो। आपको क्या देखना है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आपका कैपिटल भी सेफ रहे, एट द सेम टाइम आपके इन्फ्लेशन को बीट करे। जो भी रिटर्न आप कमाए वो आपको महंगाई दर से ज्यादा मिले, तब उसका रियल मजा आएगा। तो हर एक इन्वेस्टमेंट को आप एक 3-4 पैरामीटर्स पे जज करिए। आपका रिस्क कितना है, उसमें रिटर्न कितना है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, लिक्विडिटी कितनी है, कब कैसे मिल सकती है आपको। ये सारे पैरामीटर्स पे आप कोई डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करें। पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट थोड़ा बहुत होता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस को समझिए कोई एडवाइजर से मिलके, और एक ऐसा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें इक्विटी भी हो, डेट भी हो, और आपको एक संतुलन बना के मिले कि कैपिटल सेफ्टी भी रहे, एट द सेम टाइम एक पोटेंशियल हो के आपको ज्यादा रिटर्न मिले। तो मेरी सलाह आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि इस फंड से निकल जाए और एक सलाहकार से मिलिए और उनसे समझ के ये पैसों को जमा करिए आपके 5 साल रिटायरमेंट के लिए। तो प्लीज इधर सुनी कोई भी बातों पे आप अभी विश्वास ना करें। बिल्कुल, वैसे तो पूरी सलाह आपको मिल गई है सुदर्शन जी। देखिए, मेरे शो का लगभग ना समय खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको हर्ष को कोई सवाल और पूछना है? आपको सलाह समझ में आ गई है? नहीं, मैं आपका बिल्कुल धन्यवादी हूँ कि मैं इस पैसे को यहाँ से निकाल के कहीं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड में शिफ्ट कर लूँ। जी, आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार किसी से मिल लें, फिर डिसाइड करें। बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छे होते हैं, लेकिन एक बार समझ के करिए। 5 साल का होराइजन है तो यस, मोटा मोटी कर सकते हैं, लेकिन किसी से मिलके करें तो बेटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सलाह पर अमल करेंगे। समय लगभग खत्म हो गया है और सीधा हम रुक करेंगे अब महंगाई प्रूफ मंत्र की ओर, जहां पर सबसे पहले मैं चाहती हूं कि कीर्तन आप क्या सलाह देंगे महंगाई को टैकल करने के लिए? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब जब इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में पैसा लगाना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना है। मुझे ऐसा लग रहा है जब इन्वेस्ट करे तो उसे सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करे। आपको सिर्फ उतना रिटर्न चाहिए जिससे आपका गोल मीट हो जाए, और बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सिर्फ उतना रिटर्न चाहिए जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अगर इन्वेस्टमेंट इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर जितनी गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आधी से ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो जब इन्वेस्ट करें तो गोल्स को ध्यान में रखकर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करें, ना कि आप रिटर्न्स बेस्ट कमाने के लिए या बेस्ट फंड में पैसा डालने के लिए। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा पाएंगे। डेट कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होता है जी। डेट रिस्क मत। हर्ष? वेल कविता, बहुत सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसे की जो कमाने के जो खरीदने की ताकत है वो उसे बरकरार तभी रहेगा जब आप इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाएंगे। ये बहुत क्लियर और एस्टैब्लिश्ड हो गया है कि आप डेट में इन्वेस्ट करने से आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते। सो जो कोई इन्वेस्टर अगर इक्विटी से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें भी इस बारे में सोचना होगा कि कहीं ना कहीं मैं छोटी एक्सपोजर लूं इक्विटी में और शुरू करूं कम से कम 5% हो, 10% हो या 25% हो, 30% हो, जो भी है थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर लेना होगा। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट करना कंपलसरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इन्वेस्टमेंट करने का, और वो पोटेंशियल इक्विटी में ही है।
और अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो रिस्क ना लें, कैपिटल प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट, तो डेट में रहें, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इंक्लूड करें। चलिए, तो महंगाई से निपटने के प्रैक्टिकल मंत्र हमने आपको दिए हैं। इसी के साथ कीर्तन और हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस पेशकश में, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कैसे महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो बनाया जाए इस पर उन्हें गाइड किया। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उस नंबर के साथ जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।